हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका DSC 3 का सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की जो कहानी थी वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, यह कहानी थी एकता बनाम बंटवारे की। तो एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम की लहर थी और दूसरी तरफ अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की चाल, जिसने हिंदू मुस्लिम संबंधों में ऐसी दरार डाली जिसके निशान आज भी दिखाई देते हैं। तो आइए समझते हैं भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की कहानी। तो 19वीं सदी से लेकर 1947 के विभाजन तक हम इस कहानी को समझेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की पहले सेमेस्टर की कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट की फोर्थ यूनिट के चैप्टर नंबर 11 के इस लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 को कवर किया था, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज हम आपको यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम आपके एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो 19वीं सदी से जो भारतीय राजनीति है उसमें धार्मिक पहचान का असर बढ़ने लगा था। परिचय में हम देखेंगे 19वीं सदी से ही भारतीय राजनीति में धार्मिक आधार पर पहचान बनने लगी थी। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को और तनावपूर्ण कर दिया। तो अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव पैदा किया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि जो आपकी फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, उसने धीरे धीरे अलगाववाद की नींव रख दी थी। इससे धीरे धीरे अलगाववाद और अंततः विभाजन की राह प्रशस्त हो गई। तो इससे ही ये जो आपका रास्ता था, यही रास्ता में 1947 के विभाजन तक ले गया। तो इसी प्रकार से आपका एक छोटा सा परिचय था। परिचय देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा धार्मिक ध्रुवीकरण का, मुस्लिम एवं हिंदू को लेकर। तो शिक्षा, नौकरी और संसाधनों पर वर्चस्व के लिए दोनों समुदाय में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। तो शिक्षा, नौकरी और संसाधनों पर वर्चस्व के लिए जो हिंदू और मुस्लिम थे, उन दोनों ही समुदायों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी। प्रेस और साहित्य ने भी ध्रुवीकरण को हवा दी। तो जो अखबार और साहित्य थे उससे भी जो आपकी ये प्रतिस्पर्धा थी उसको हवा मिली। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठन इसी पृष्ठभूमि में उभरे। यही नहीं, जो आपके मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे जो संगठन थे वे इसी माहौल में पनपे थे और दोनों समुदायों की जो राजनीति है उसमें हम बनाम वो का जो भाव है वो मजबूत होने लगा। तो ये था हमारा धार्मिक ध्रुवीकरण मुस्लिम एवं हिंदू को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 1857 से हिंदू एवं मुस्लिम लामबंदी की राजनीति। तो इसमें हम आपका सबसे पहले देखेंगे 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर लड़े। तो जो 1857 की क्रांति थी, तो उसमें जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने दोनों ने अपना सहयोग दिखाया, वे दोनों एक साथ मिलकर लड़े। लेकिन अंग्रेजों ने इस एकता से डरकर दोनों समुदायों को बांटना शुरू कर दिया। तो क्रांति के बाद अंग्रेजों ने डर से दोनों समुदायों को बांटना शुरू कर दिया। मुस्लिम सामंतों और धार्मिक नेताओं को तुष्ट किया गया। तो जो मुस्लिम जमींदार और धार्मिक नेता थे उन सभी को तोड़ दिया गया और इसी दौरान अलग अलग पहचान को राजनीतिक लाभ का साधन बनाया गया और जो राजनीति में अलग अलग पहचान था उसको बढ़ावा दिया गया ताकि जो एकजुटता है वो कभी वापस ना आ सके। तो यही था हमारा 1857 से हिंदू एवं मुस्लिम लामबंदी की राजनीति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फूट डालो और शासन करो। तो फूट डालो और शासन करे में भी हम देखेंगे अंग्रेजों ने जानबूझकर अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने जानबूझकर अलग निर्वाचिका अर्थात सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था शुरू करी थी। 1909 के मौल्य मिंटो सुधार में मुस्लिम अलग निर्वाचिका की शुरुआत हुई। तो जो 1909 का मौल्य मिंटो सुधार था
उससे मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था और हिंदू मुस्लिम अलगाव को संस्थागत रूप दिया गया था। तो इससे जो हिंदू मुस्लिम का अलगाव था उसको एक संस्थागत रूप मिल गया था। तो यही थी अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बंगाल को विभाजित करने की योजना, जो कि आपकी 1905 में बनी थी। तो इसमें हम आपका सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल। तो जो 1905 में लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक आपका पूर्वी बंगाल जिसमें मुस्लिम अधिक रहते थे और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल जिसमें हिंदू अधिक रहते थे। तो उद्देश्य यह था प्रशासनिक बताया गया, लेकिन असली मकसद धार्मिक आधार पर मतभेद बढ़ाना था। तो जो उद्देश्य उन्होंने बताया वो प्रशासनिक बताया, लेकिन असली जो मकसद था वो धार्मिक आधार पर मतभेद बढ़ाना था। जबरदस्त विरोध और स्वदेशी आंदोलन के दबाव में 1911 में विभाजन रद्द करना पड़ा। तो जब भारी विरोध और स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उन सभी के दबाव में जो 1911 था उसमें इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो ये था बंगाल को विभाजित करने की योजना जो कि आपकी 1905 में बनी थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदू मुस्लिम एकता का गांधीवादी विचार, खिलाफत एवं विभाजन। तो इसमें हम आपका सबसे पहले देखेंगे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन 1900 जो कि आपका 1919 से 1922 तक चला, उसमें मुस्लिम नेतृत्व के साथ एकता बनाई। तो 1919 से 1922 में जो गांधी जी थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर पहली बार व्यापक हिंदू मुस्लिम एकजुटता पैदा करी थी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन ने पहली बार व्यापक हिंदू एक मुस्लिम एकजुटता पैदा की, लेकिन 1922 के बाद यह एकता धीरे धीरे टूटने लगी। सांप्रदायिक राजनीति ने फिर जोर पकड़ा। तो जो सांप्रदायिक राजनीति थी उसने फिर से जोर पकड़ लिया और हम बनाम वो की मानसिकता जो थी वो लौट आई। तो ये था हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का गांधीवादी विचार, खिलाफत एवं विभाजन का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत का विचार। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग है। उन्होंने कहा 1930 में इकबाल ने भी अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा। साथ ही जो 1930 में इकबाल हुए थे उन्होंने भी अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा था। 1940 के लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग की। तो जो 1940 का लाहौर प्रस्ताव हुआ उसमें मुस्लिम लीग ने साफ साफ पाकिस्तान की मांग कर दी थी। साथ ही द्विराष्ट्र सिद्धांत ही विभाजन का वैचारिक आधार बना। तो जो आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत था उसने ही विभाजन का वैचारिक आधार तैयार किया था। यही था हमारा जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का विचार। तो इसके बाद हम आपका एक चैप्टर का छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम आपका सबसे पहले देखेंगे धार्मिक ध्रुवीकरण औपनिवेशिक राजनीति का परिणाम था। तो जो धार्मिक ध्रुवीकरण था, अंग्रेजों की फूट डालो नीति और सांप्रदायिक राजनीति, इन सब ने मिलकर भारत को विभाजन की तरफ धकेल दिया। विभाजन की बुनियाद फूट डालो और शासन करो नीति और सांप्रदायिक पहचान की राजनीति में रखी गई। गांधी जी ने एकता बनाए रखने की कोशिश की लेकिन यह सफल नहीं हो सके। तो जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने एकता बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जो उनकी कोशिश थी वो उनकी ये कोशिश नाकाम रही। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत ने अंततः 1947 में भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत था उसने 1947 में भारत के जो विभाजन का रास्ता था वो पक्का कर दिया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ ही हमारा जो यूनिट नंबर 4 का जो चैप्टर नंबर 11 था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है यूनिट नंबर 4 का ही हमारा चैप्टर नंबर 12। तो यूनिट नंबर के चैप्टर नंबर 12 में हम सब पढ़ेंगे कि जो भारत की आज़ादी थी वो एक सपना था जिसे पाने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन इस सपने के साथ एक ऐसा दुस्सपना भी आया जिसने हिंदुस्तान की जमीन ही नहीं बल्कि उसके दिल को भी दो टुकड़ों में बांट दिया। तो यही कहानी है द्विराष्ट्र सिद्धांत की, विभाजन और उस दर्द की जो 1947 में हर गली हर घर तक पहुंचा। तो मैं स्वागत करता हूं आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की पहले सेमेस्टर की कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट की आपके यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 12 के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत विभाजन पर समझौता वार्ता। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम आपके सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे भारत की आज़ादी एक महान उपलब्धि थी, लेकिन यह विभाजन के साथ आई। तो जो भारत की आज़ादी थी वो एक महान उपलब्धि तो थी, लेकिन इसमें विभाजन हो चुका था।
विभाजन का कारण धार्मिक पहचान की राजनीति और मुस्लिम लीग की जीत थी। तो जो विभाजन के पीछे का कारण था वो धार्मिक पहचान की राजनीति थी, और जो मुस्लिम लीग थे उनके एक अलग राष्ट्र मांगने की जिद थी। गांधी, नेहरू और कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहते थे, लेकिन जिन्ना ने अलग राष्ट्र की मांग की। तो जो गांधी, नेहरू और कांग्रेस थे वे एक संयुक्त भारत चाहते थे, लेकिन जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना जी थे और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश की मांग पर अड़े रहे। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है द्विराष्ट्र सिद्धांत का। तो हम समझ लेते हैं आखिर द्विराष्ट्र सिद्धांत होता क्या है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत में हम देखते हैं, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र है। तो जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे, जो जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग राष्ट्र है। उनका तर्क था कि दोनों की संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज और विचारधारा अलग है। तो उनका तर्क यही था कि जो दोनों की संस्कृति है, धर्म है, रीति रिवाज है, विचारधारा है, ये सभी सेपरेट है, दोनों ही अलग है, इसलिए ही एक ही देश में एक साथ रहना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। तो 1940 का जो लाहौर प्रस्ताव था उसमें इस मांग को औपचारिक रूप से दुनिया के सामने रखा गया, और यही था आपके पाकिस्तान की वैचारिक नींव। तो यही हमने आपका देख लिया द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विभाजन और स्वतंत्रता पर समझौता वार्ता। तो इसमें हम आपका सबसे पहले देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज की। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद से ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। आर्थिक दबाव, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत में जो जनता का आक्रोश था उसने ब्रिटिश सरकार को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करने पर मजबूर कर दिया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत एक साझा संघ चाहता था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को भूमिका मिली। तो जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि एक संयुक्त संघ बनाया जाए जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की भूमिका मिली रहे। लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं मानने को तैयार थे। तो जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान से कम किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तो यही थी विभाजन और स्वतंत्रता पर समझौता वार्ता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संविधान सभा में का चुनाव और मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। तो इसमें हम देखेंगे संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव आया, जिसमें सभी दलों को शामिल होना था। तो जो संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव था वो आया, जिसमें सभी दलों को शामिल किया गया। बोला गया कि सभी दलों को शामिल होना है। कांग्रेस ने भाग लिया और बहुमत भी पाया। जो कांग्रेस था उसने चुनाव में हिस्सा लिया और वो बहुत ही अच्छे मत से उसमें बहुमत पाया उसने। मुस्लिम लीग ने पहले भाग नहीं लिया और बाद में जब भाग लिया तो विरोध और बाधा डालने की नीति अपनाई। तो उन्होंने विरोध और बाधा डालने की नीति अपनाई, जिससे कि जो संविधान सभा की कार्रवाई है वो लगातार प्रभावित होती रही। तो यही थी आपकी संविधान सभा का चुनाव और मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश शासन का अंत एवं विभाजन। तो जो ब्रिटिश शासन का अंत किस प्रकार से हुआ उसको हम देख लेते हैं। तो ब्रिटेन अब भारत पर शासन जारी रखने में असमर्थ था। आर्थिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय जन आक्रोश। तो ब्रिटेन अब भारत पर शासन रखने में असमर्थ हो गया था। इसके कारण यही थे आर्थिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय जन आक्रोश, ये सभी इसके कारण थे। इसीलिए 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए। तो यही थी हमारी जो ब्रिटिश शासन का अंत था वो आपका माउंटबेटन योजना के उससे ही हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे विभाजन के परिणाम होता है कि जब जो विभाजन था, भारत का जो विभाजन हो चुका था, उसके बाद क्या परिणाम निकल कर आए उसको देख लेते हैं। तो 10 से 15 लाख लोग मारे गए। सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, बलात्कार, पलायन, इन सभी में 10 से 15 लाख लोगों की जान चली गई। करीब 1.5 करोड़ लोग सीमा पार कर शरणार्थी बने, क्योंकि जो हिंदू के लोग थे वे हिंदुस्तान में रहना चाहते थे और जो मुस्लिम लोग थे वे पाकिस्तान में जाना चाहते थे, जिससे कि जो 1.5 करोड़ लोग थे वे सीमा पार करके शरणार्थी बने। सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक बुनियादें भी टूट गई थी। आज़ादी की खुशी विभाजन के दर्द में बदल गई थी। तो यही थे हमारे विभाजन के परिणाम, जिसके साथ जो भारत था उसका विभाजन हो चुका था। इसके बाद हम आपका इस चैप्टर का सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम सबसे पहले देखेंगे भारत का विभाजन औपनिवेशिक शासन की विरासत और सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम था।
तो जो भारत का विभाजन हुआ वो औपनिवेशिक शासन की विरासत और सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम निकला। द्विराष्ट्र सिद्धांत ने भारतीय उपमहाद्वीप को दो हिस्सों में बांट दिया और यही घटना इतिहास की सबसे दुखद राजनीतिक घटनाओं में से एक बन गई। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो जख्म उन्होंने हमारी अपनी राजनीति ने दिए वो आज भी हमारे इतिहास में ताजा है। तो विभाजन हमें यही सिखाता है कि नफरत की राजनीति सिर्फ सरहदें नहीं खींचती, यह इंसानों के दिलों में भी दीवारें खड़ी कर देती है। तो इसी के साथ हमारा जो सारांश है ये भी कंप्लीट होता है, और सारांश कंप्लीट होने के साथ साथ जो हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 12 था वो भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो जिसके साथ हमारी जो यूनिट नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारे टोटल 5 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। तो यही थे हमारी यूनिट 4, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे जहां हम आपको बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में, सामाजिक आंदोलन के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।